हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति से समझने से पहले हमें समझना होगा कि ज्यामितीय प्रणाली क्या होती है। ज्यामितीय प्रणाली जिसमें बिंदुओं की स्थिति को संख्याओं की क्रमबद्ध जोड़ी के प्रयोग द्वारा वर्णित किया जाता है। यानी कि कोई भी बिंदु है जिसको हमें बताना है कि वो कहाँ पर लोकेट है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्तीय तल का। ठीक है, जिसमें दो लंबवत रेखाएं होती हैं। इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, यानी वाई ओ वाई डैश, और ये एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारी दो लंबवत रेखाएं होती हैं और जिसको हम किसी भी शीट को समान चार भागों में विभाजित करते हैं। अब हमें बताना होता है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु की पोजीशन बतानी है। तो हम ये देखते हैं कि ये बिंदु इस एक्स एक्स से इसकी लंबवत दूरी कितनी है और वाई एक्स से इसकी लंबवत दूरी कितनी है। तो इस तरीके से इसको क्रमबद्ध करके ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध जोड़ी का प्रयोग द्वारा वर्णित किया जाता है। ये होती है हमारी ज्यामितीय प्रणाली, जिसमें किसी बिंदु को कार्तीय तल पे इस तरीके से पता लगाया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। और ये 2D शेप होती है क्योंकि इसमें केवल दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इस बिंदु की लोकेशन पता लगानी है तो देखेंगे एक्स से कितनी दूरी पर है और वाई से कितनी दूरी पर स्थित है। और जो भी बिंदु होगा इसको एम एक्स और वाई इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। पहला बिंदु जो होगा वो एक्स का ही होगा, दूसरा बिंदु हमारा वाई का होगा। क्लियर। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक अथवा भुज कहलाता है। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मेरा कोई बिंदु है, इसकी वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, वाई कौन सा हमारा, ये वाला, तो वाई एक्स से दूरी जो होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, बेसिकली ये जो दूरी होती है ये उतनी ही दूरी होती है जितनी ये वाली दूरी होती है। अगर मान लो ये हमारा पॉइंट 1 2 3 है और हमें इस पॉइंट को लोकेशन करना है, ये 1 2 और ये हमारा पॉइंट हो गया 3 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हुआ 3, तो ये भी कितना होगा 3, तो एक्स पॉइंट होगा हमारा 3। अब ये वाली जो दूरी है ये कितनी होगी 1 2 3, ये भी 3 ही होगी। तो जो वाई वाला पॉइंट होगा वो हमारा कितना होगा 3 होगा यहाँ पे। तो जो ये वाई एक्सिस से दूरी होती है एक्चुअल में पॉइंट का क्या कहलाता है, ये एक्स निर्देशांक ही कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, भुज। तो जो पहले वाला पॉइंट होगा हमारा कौन कहलाएगा, भुज कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक यानी कोटि कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहा है, एक्स से दूरी, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इससे दूरी कौन होगी, ये वाली दूरी होगी। ये एक्चुअल में कितनी होगी, जितनी ही होगी। ये कितनी है 3। तो एक्चुअल में बोला गया है कि अगर हमें एक्स एक्सिस से जो दूरी पूछी जाए तो वो हमारा वाई पॉइंट होगा। कितनी दूरी है 3, तो एक्चुअल में जो वाई पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियरली मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्तीय तल बना रखा है, इसको नंबरों में मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। हमारे जो राइट साइड में होंगे सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर, ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव नंबर। अब जैसे हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इससे जो दूरी होगी ये वाली कितनी होगी, जितनी होगी, यानी कि 3। कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, और ये कौन सी दूरी है, एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से दूरी होगी एक्चुअल में वो वाई कोऑर्डिनेट वाली होगी, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, कोटि। ये बात तो यहाँ लिखी गई है। किसी बिंदु की एक्स एस से दूरी, अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। यानी वाई वाले पॉइंट को हम कोटि कहते हैं। और वाई एक्सिस से जो दूरी है, ये वाई एक्सिस हमारा, इसकी दूरी कौन है, ये वाली, और एक इसके बराबर है इसके, यानी कि 5 के। और 5 हमारा कौन होता है, पहला वाला पॉइंट यानी कि एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 होते हैं। देखो, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष। इसके ऊपर पहले कोई भी बिंदु होता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो इस रेखा पर आप कोई भी बिंदु बना लो, उसमें पहला बिंदु तो होगा, दूसरा बिंदु सदैव
ज़ीरो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो ज़ीरो पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा एक्स होता है यानी पहला बिंदु, वो क्या होता है वाई एक्सिस से दूरी। तो वाई से कितनी दूरी पर है? मान लो यहाँ पे 6 यूनिट पे हैं, लेकिन एक्स से तो हमारी कोई दूरी है ही नहीं ना, हम तो एक्स के ऊपर ही बैठे हुए हैं, इसीलिए बिंदु क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर हमारा राइट में है तो ये पॉजिटिव में होगा, लेफ्ट में हो तो देखो ये -1 -2 -3 -4, तो एक्स वाला बिंदु तो -4 हो गया। अब इस डी बिंदु की एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए आप एक्स एक्सिस पे कोई भी बिंदु रिप्रेजेंट करोगे, हमेशा पहला तो बिंदु होगा, दूसरा बिंदु सदैव ज़ीरो ही होगा, जिसको मैंने सी और डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक ज़ीरो होगा, यानी पहला बिंदु एक्स तो होगा, जैसे 6 है, बट वाई वाला पॉइंट क्या होगा? ज़ीरो। एक्स तो है बट वाई वाला पॉइंट क्या होगा? ज़ीरो। इन दोनों लाइनों का मतलब एक ही है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 y होते हैं। अब ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके ऊपर कोई बिंदु लिया, जैसे कि मान लो मैंने ए ले लिया, यहाँ पर हमारा एक्स तो ज़ीरो रहेगा बट वाई कितना रहेगा? 4 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो ज़ीरो है ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? एक्स पॉइंट होता है, और ये कौन होता है? वाई पॉइंट होता है। एक्स पॉइंट का मतलब होता है कि वाई एक्स से दूरी, एक्स पॉइंट का मतलब होता है वाई अक्ष से दूरी। तो वाई एक्स तो ये खुद ही है, इससे तो कोई दूरी है ही नहीं, तो ज़ीरो। और वाई का मतलब होता है एक्स एक्स से दूरी, और एक्स हमारा ये है, इससे कितनी दूरी पर है? ये 4 पे, इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया। इसी प्रकार नीचे वाला पार्ट जो डाउनवर्ड में बी, एक्स जो पहला बिंदु होता है ये क्या होता है हमारा? वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है ये? तो वाई पे तो खुद ही बना हुआ है, तो वाई से तो कोई दूरी है ही नहीं, तो ज़ीरो। फिर वाई बिंदु क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स हमारा ये कितनी दूरी पर? 1 2 3, -3 है तो यहाँ पे -3 आ गया। क्लियर? और नीचे वाले बिंदु का भी यही मतलब है, वाई एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक्स निर्देशांक 0 होता है। देखो एक्स तो 0 है, वाई होगा, एक्स 0 है, वाई कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर होगा। क्लियर? किसी भी बिंदु के कार्तीय तल में निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। कोई भी कार्तीय तल होगा, देखो इसको चार हिस्सों में बांटा जाता है समान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप किसी के अंदर भी कोई भी निर्देशांक प्रदर्शित करते हो तो उसको पहला बिंदु हमेशा एक्स आएगा, दूसरा बिंदु हमेशा वाई आएगा, चाहे वो आप यहाँ पे प्रदर्शित करो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। ठीक है? जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी कि 0 0 होता है। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरे को नोट कर लें। अच्छा, और ये भी बता दूं मैं कि ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं वाई ओ वाई डैश, यानी कि वाई अक्ष, और ये रेखा जो होती है हमारी होती है एक्स अक्ष, जिसे हम कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। अब हम बात करेंगे इनके निशानों की। चतुर्थांश में निर्देशांक के चिन्ह यदि समतल में किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई हो तो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कार्तीय तल को हम समान 4 भागों में बांट देते हैं। इसके 4 भाग होते हैं और चारों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसके निशान कैसे होते हैं। देखो जो एक्स होता है ये हमारा पॉजिटिव वाला होता है, लेफ्ट में जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है हमारा। वाई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव का होता है और ये वाला नेगेटिव का हिस्सा होता है। ठीक है? पहले हमेशा एक्स का बिंदु देखा जाता है, कितने का है? पॉजिटिव। देन वाई का देखा जाएगा, वो भी कितना है? पॉजिटिव। पहले एक्स का बिंदु देखा जाएगा, कितना है? नेगेटिव। फिर देखा जाएगा वाई का क्या है? पॉजिटिव। पहले एक्स का देखा जाएगा वो है नेगेटिव, फिर वाई का देखा जाएगा वो है नेगेटिव। पहले एक्स का देखेंगे वो है पॉजिटिव, फिर वाई का देखेंगे वो है नेगेटिव। इस तरीके से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक का पता लगाते हैं कि कौन से चतुर्थांश में बिंदु प्लस का या माइनस का होगा। ठीक है? तो हमारा निर्देशांक जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स वाई है। अब कब ये प्लस का होगा, कब माइनस का होगा, कब ये प्लस का होगा, कब ये माइनस का होगा? जब दोनों पॉइंट हमारे पॉजिटिव के हैं तो इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, चाहे वो 1 हो, 0.2, 0.3, 0.4 हो, तो वो पहले चतुर्थांश के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स तो माइनस का है। देखो हमारी जो संख्या रेखा होती है कुछ इस तरीके से होती है, 0 1 2 3 4।
राइट में हमेशा नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं, लेफ़्ट में नंबर हमेशा हमारे घटते जाते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट में हमारे नंबर हमेशा घटते हुए चले जाते हैं। तो अगर हमें बताना हो कि हमारे नंबर पॉजिटिव में है तो हम लिखते हैं कि जो हमारा एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो की बात हो रही है तो इसका मतलब इस तरफ के सारे नंबर होंगे, और लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है कि वो नंबर सारे इस तरफ वाले होंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम बताते हैं कि अगर ज़ीरो से बड़े हैं, एक्स जो ज़ीरो से बड़ा है तो सारे पॉजिटिव वाले नंबर हैं, ज़ीरो से छोटा तो सारे नेगेटिव वाले नंबर हैं। तो हमारा नेगेटिव का आ रहा है इसलिए एक्स ज़ीरो से छोटा होगा, वाई पॉजिटिव का है तो ज़ीरो से बड़ा होगा, दोनों ही नेगेटिव के हैं, इसी वजह से एक्स भी ज़ीरो से छोटा होगा, वाई भी ज़ीरो से छोटा होगा, यानी कि लेफ़्ट वाले नंबर होंगे सारे के सारे। चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का नेगेटिव का है तो एक्स तो ज़ीरो से बड़ा होगा, वाई ज़ीरो से छोटा होगा। इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे टेबल में भी लिखा है ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। हमारा जो पहला चतुर्थांश है, देखो सबसे पहले हमारा ये बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों हमारे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ पर एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, मूल बिंदु कहलाएगा। क्लियर। दूसरा हमारा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो से बड़ा, वाई भी ज़ीरो से बड़ा होगा और दोनों का साइन क्या होंगे, पॉजिटिव, पहला चतुर्थांश। फिर हमारा एक्स ज़ीरो से छोटा, वाई ज़ीरो से बड़ा, यानी कि माइनस प्लस, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश हो गया। अगला एक्स भी ज़ीरो से छोटा, वाई भी ज़ीरो से छोटा, दोनों में निशान माइनस के होते हैं, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है। अगला एक्स ज़ीरो से बड़ा, वाई ज़ीरो से छोटा, प्लस माइनस, ये मैंने यहाँ लिखा, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा चतुर्थांश है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्तीय तल, जिसके अंदर देखो ये हमारा फर्स्ट है, जिसमें मैंने क्या बताया था, दोनों पॉजिटिव के होते हैं। अगर आगे कोई निशान नहीं है तो ये भी पॉजिटिव का होगा, ये भी पॉजिटिव का होगा। दूसरे में देखो एक्स वाला पॉइंट माइनस का है, वाई वाला पॉइंट कोई निशान है तो पॉजिटिव का है। इसमें एक्स वाला भी नेगेटिव का है, वाई वाला भी नेगेटिव का है, जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाला पॉजिटिव का और वाई वाला नेगेटिव का है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के अंदर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी बिंदु पर रिप्रेजेंट करो, हमेशा एक्स तो होगा बट वाई ज़ीरो ही रहेगा। रीज़न क्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पर भी अगर माइनस का है, देखो लेफ़्ट में सारे नंबर माइनस के होंगे, राइट में सारे नंबर पॉजिटिव के होंगे। एक्स तो रहेगा, अब वो लेफ़्ट में आएगा तो माइनस का, राइट में आएगा तो पॉजिटिव का, बट वाई सदैव ज़ीरो ही रहेगा। ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष, इस पे एक्स तो हमेशा ज़ीरो रहेगा बट वाई कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा। पॉजिटिव वाले पे तो पॉजिटिव 3, और अगर नीचे है नेगेटिव वाले पे है तो वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये हमारा मूल बिंदु कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूरी सूत्र की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल इस चैप्टर में किया जाएगा। जब हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दे दें, पहला बिंदु ए x1 y1, दूसरा बिंदु बी x2 y2, और बोले इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी हो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का, जो कि होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पीछे लिख देंगे इकाई। अच्छा, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 ऊपर होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 ऊपर होल स्क्वायर। देखो x1 और y1 को आगे पीछे कर देने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इन पे लगा हुआ स्क्वायर। इनके से अगर आंसर माइनस में आए तो प्लस का बना देगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा ही। इस स्क्वायर होने की वजह से इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इस वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली समझ में आए इसलिए एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि हमें बिंदु दे दिया ए, माइनस का 3 2, बी दे दिया 3 और 1, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। x2 जो कि 3 है माइनस x1 माइनस का 3 है। ठीक, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा दिया। y2 1 माइनस y1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर होल स्क्वायर, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, हमेशा माइनस करेंगे, दो में से गया एक, बड़ा कोना माइनस का,
3 और 3 6 का होल स्क्वायर, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, सॉरी स्क्वायर लगाओ तो -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा। 6 को 6 से किया 36 + 1, दोनों का ऐड किया √37 यूनिट, ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी। चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द आंसर जहाँ तक सॉल्व हो आपको करना है, जहाँ पर सॉल्व होना बंद हो जाए उसको वहीं पे छोड़ देना है। तो देखो आंसर इसमें वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये हमारा कार्तीय तल है, मूल बिंदु है, ए बिंदु यहाँ था, बी बिंदु यहाँ था, ये दूरी हमें निकालनी हो। और ज़रूरी नहीं बिंदु हमेशा यहीं मिलेंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, कहीं पर भी इसके अंदर पोजीशन लोकेट हो सकते हैं। सबके लिए फॉर्मूले चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लें या इसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आता है हमारा मूल बिंदु से दूरी। अगर हम मूल बिंदु, जैसे हमारा पहला बिंदु तो x1 y1 हो गया, दूसरा बिंदु हमारा हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है 0 0। अब दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 - x1, 0 - x1, फिर 0 - y1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से x1 जाएगा तो x1 ही आएगा ऑब्वियसली, 0 में से y जाएगा तो y1 ही आएगा। -x1 को -x1 से गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो उसी प्रकार माइनस वाले को माइनस वाले से गुणा करते हैं तो वो प्लस का आ जाता है, इसका भी प्लस का आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। अगर हमें किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो डायरेक्टली x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, डायरेक्टली इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ में फिर मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। तो इससे दूरी निकालने आप डायरेक्टली लिख दो -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4, 9 और 4 13, √13 यूनिट, या फिर आप इकाई भी लिख सकते हो, ठीक। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अगला फॉर्मूला आता हमारा, एक बिंदु जो अन्य बिंदुओं a यानी कि x1 y1, b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m/n में आंतरिक रूप में विभाजित करता है। मान लो कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक है x और y, और जो रेखाखंड AB x1 y1 b x2 y2 को m/n रेशो में बांटता है। तो P की निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा, तो इसका फॉर्मूला होगा जैसे कि P x और y। आपको सबसे पहले लिख लेना है m + n, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी, m + n, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। देखो पहला पॉइंट हमेशा किसका होता है, x का होता है, तो यहाँ पर आएगा x2 और x1 दोनों में x भरा जाएगा। सेकंड पॉइंट किसका होता है, y का, तो यहाँ पे y2 एंड y1। इस तरीके से हम, अगर हमें P पॉइंट की रेशो दे रखी हो जो इन दो बिंदुओं को किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा के P बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बिंदु A है और B है, P बिंदु इसको 3:2 की रेशो में बांटता है, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है कि P बिंदु हमारा कितना होगा। तो सिंपल सी आपकी रेशो कितनी है 3:2, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे आपको करना है 3 + 2 3 + 2 कॉमा 3 + 2 एंड 3 + 2 लिख लिया। लिखने के बाद ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा कितना है 4, x1 माइनस का 5, y2 माइनस का 2, y1 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 3 और 2 5, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 5, 12 में से 10 गए 2/5, 6 में 6 गया 0, 0 में 5 का डिवाइड देंगे 0। तो ये हमारा P कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो इस रेखाखंड को किस रेशो में डिवाइड कर रहा था 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें रेशो निकालने के लिए दे दी जाती है कि कोई P बिंदु है जो रेखाखंड AB को k:1 की रेशो में डिवाइड करता है। रेशो में पता नहीं, हमने मान ली k:1 है, तो P के निर्देशांक क्या हो गए यहाँ पे। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि A बिंदु है ये x1 और y1 है, B बिंदु हमारा
x2 और y2 है, और P बिंदु के निर्देशांक हमारे x एंड y है, जो इसको k:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो देखो बस केवल इतना सा चेंज है, आपको m:n की जगह k:1 ले लेना है खाली, ठीक है। k+1 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 एंड k+1, ये आपका P निर्देशांक होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है x2 x1 y2 y1, ठीक है। जब आपको रेशो गिवन ना हो तो आप k:1 रेशो मान के भी आंसर को निकाल सकते हो। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को अगेन लेते हैं, बट इस बार हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों पॉइंट देंगे, पी के भी कोऑर्डिनेट देंगे और रेशो फाइंड करनी होगी, ठीक है। जस्ट इसी क्वेश्चन को हमने वापस लिया है कि ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, बट रेशो निकालनी है। तो रेशो को मैंने क्या मान लिया, k:1। फॉर्मूला हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले k+1 इस तरीके से आपको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट है -5 3 एंड बी कोऑर्डिनेट हमारा 4 -2, ठीक है। और पी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 2/5 एंड 0, और रेशो क्या है, k:1 है। तो यहाँ पर तो हम k+1 ही रखेंगे, k+1 ही रखेंगे। यहाँ पर भी k+1 एंड k+1, x1 y1 x2 y2, x2 हमारा 4 है, x1 हमारा -5 है, ये हमारा -2 है, और ये हमारा 3 है। और यहाँ पर कौन होता है, पी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा हमें, 2/5 एंड 0, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट के बराबर होगा। तो आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/5 को मैंने यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई किया 4k -5 के प्लस में 1 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ k+1, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 4k -5, 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 1 से किया 2 1 ज़ा 2, 5 को 4 से किया 5 4 ज़ा 20, 5 को 5 से किया 5 5 ज़ा 25। के वाले एक तरफ कर लो, बिना के वाले एक तरफ कर लो। 20 के इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 2 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना हुआ, माइनस का 18 के। एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, माइनस का 18 के, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 27। मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 9 3 27, 9 दूनी 18। तो रेशो कितनी आ गई, 3:2। वहाँ पर भी रेशो यही थी। आप चाहे इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो इसमें भी आंसर ये आएगा। 0 लिया, यहाँ माइनस का 2k प्लस 3 k प्लस में 1 ले लिया, ये 0 से मल्टीप्लाई होने आएगा तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 हो गया, माइनस का 2k प्लस 3, माइनस का 2k इधर किसको आ जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो दोनों ही पार्ट सॉल्व करने पे रेशो आपकी सेम ही आएगी, रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने नीट एंड क्लीन कर रखा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु सूत्र। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 एंड डिवाइड बाई 2। इस तरीके से करके हम किसी के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमारा वही ये जो फॉर्मूला है जो बांटने वाला था, ठीक है, जिसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, यही फॉर्मूला वहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि m और n है, इनकी जगह पे 1:1 आ गया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ हमें पूछा गया मध्य बिंदु, जैसे कि A पॉइंट है और B पॉइंट है, मध्य बिंदु मान लो P है। अगर मध्य है तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों इससे बराबर होंगे, बराबर होंगे तो रेशो क्या होगी, 1:1। तो m की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ, x2, n की जगह भी 1 लगा दूँ, x1 अपॉन में m और n, यानी कि 1 प्लस में 1, m की जगह पे 1, y2, n की जगह पे 1, y1, m और n की जगह 1 + 1। तो x2 x1 1 + 1 2, y2 + y1 एंड डिवाइड बाई 2। तो देखा जाए तो मध्य बिंदु जो फॉर्मूला है वो हमारे इसी विभाजन सूत्र से ही मिलकर बना है, ठीक है।
यही बात मैंने यहाँ कर रखी है। फॉर्मूला हमारा ये है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। जैसे कि इस बिंदु का मध्य बिंदु चाहिए तो -4 +4 डिवाइड बाई 2 +3 -2। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, 1/2, 5 में से 4 जाएगा 1, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, बटे में 2। तो यानी कि इसका जो मध्य बिंदु P है वो कितना होगा, माइनस का 1/2 एंड 1/2। ये है इसका मध्य बिंदु सूत्र। इसके बाद बात करते हैं किसी त्रिभुज ABC के केंद्र के निर्देशांक। निर्देशांक क्या होंगे, जैसे कि A बिंदु है, इसकी सम्मुख जो भुजा है इस पर डाला गई कोई माध्यिका, ठीक है, यानी कि इसकी मीडियन होगी माध्यिका। इसी तरीके से ये वाली इसकी माध्यिका और ये वाली माध्यिका, तीनों जहाँ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को कहते हैं इसका केंद्रक, जिसका फॉर्मूला होगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने एक त्रिभुज लिया ABC, ठीक है, जिसके 3 बिंदु हैं -1 7 -5 -3 11 एंड 5, और इसका हमें क्या निकालना हो, केंद्रक। तो फॉर्मूला होगा -1 प्लस -5 प्लस 11 7 प्लस -3 प्लस 5। तो देखो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 11, दोनों डिजिट माइनस के, दोनों जुड़ गए, निशान माइनस का, 11 का 11 अपॉन में 3, प्लस माइनस माइनस 5 का 5। अब 7 में से 3 जाएगा 4, 4 + 5 9 अपॉन में 3, 11 में से 6 जाएगा 5, 5 अपॉन में 3, 9 में 3 का डिवाइड दिया 3। तो जो G पॉइंट होगा ये इसका कौन होगा, केंद्रक होगा। और अगर कभी हमें क्वेश्चन में केंद्रक पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। NCERT बुक में और सपोर्ट मटेरियल में और कई अदर बुक में भी इसके बारे में गिवन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 होता है इसका पहला विकर्ण और D2 होता है इसका दूसरा विकर्ण, ठीक है। जैसे हमें समांतर समचतुर्भुज के 4 निर्देशांक दिए होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो हमें करना क्या होगा, पहले इसका D1 निकालना होगा, यानी कि AC को हम निकालेंगे दूरी सूत्र द्वारा, ठीक है। दूरी सूत्र हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, जो हमारा ये होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो AC और BD दोनों को ही दूरी सूत्र द्वारा निकाला जाएगा। जो AC की लेंथ आएगी वो D1 होगी और BD की जो लेंथ आएगी वो हमारी D2 होगी। दोनों को इसमें पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा समचतुर्भुज का, ठीक है। इसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डिलीट हो चुका, लेकिन वो दूसरा वाला फॉर्मूला डिलीट हुआ है जिसमें हम 3 निर्देशांक दे रखे हों उससे हम निकालते हैं, जो अलग फार्मूला था, ठीक है। बट ये बेसिक वाला फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमें क्वेश्चन बोल देता है ABC के निर्देशांक है जिसमें हमें आधार दे दे और ऊंचाई दे दे और बोले इसका एरिया निकालो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, वही बेसिक फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कौन होगा हमारा, BC, जो कि हम दूरी सूत्र द्वारा निकालेंगे, और AD ये हमारी ऊंचाई होगी, ये भी हम दूरी सूत्र द्वारा निकालेंगे। DB हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृत्त की, क्योंकि NCERT बुक में वृत्त के बारे में भी बोला गया है। तो हमें पता है कि ये जो केंद्र होता है, केंद्र से वृत्त से आप कितनी भी त्रिज्याएं खींचो सारी की सारी समान होगी। तो B से लेके C तक ये भी त्रिज्या है, B से लेके A तक ये भी हमारी त्रिज्या है, दोनों बराबर है, यानी AB और BC दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों पार्ट बराबर है तो उससे सिद्ध होता है कि जो B बिंदु होगा वो इसी का कौन होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि दोनों तरफ के भाग क्या हैं, बराबर हैं। और व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुणा में त्रिज्या। हमें दोनों में से देखो या तो A दे दे और C दे दे और बोले इसका B बिंदु निकालो, या A का एक पॉइंट दे दे, X दे दे, Y मिसिंग कर दे, इसका कोई भी एक पॉइंट दे दे, कोई भी एक पॉइंट दे दे, और हमें इनकी तीनों के बीच में रिलेशनशिप बैठाना हो, तो तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो मध्य बिंदु का होगा, यानी B बिंदु जो होगा वो बराबर होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 एंड डिवाइड बाई 2। क्यों, दोनों हिस्से बराबर हैं तो B मध्य बिंदु कहलाएगा। और अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारा ये होगा। और NCERT बुक में दिया भी जाता है इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट मिसिंग करके
बाकी 2 पॉइंट देके हमें आंसर निकलवाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसके रिलेशनशिप का यूज़ करके बी पॉइंट को या कोई और पॉइंट दे रखो उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमें बोल दे 4 कोऑर्डिनेट दे दें और बोले सिद्ध करो ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करो समांतर चतुर्भुज है। तो पहला ऑप्शन तो ये है, हम ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें और ए डी निकालें दूरी सूत्र द्वारा। अगर इसकी अपोजिट साइड बराबर आ रही है दोनों, इन दोनों की लेंथ और इन दोनों की लेंथ बराबर आ रही है, सिद्ध हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है। लेकिन एक और भी तरीका है, क्या वो ज़्यादा आसान है। देखो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, और जितना ओ डी होगा उतना ही कौन होगा, ओ बी होगा। ओ सी बराबर ओ ए और ओ डी बराबर ओ बी। अगर ये दोनों इससे बराबर हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हैं, तो जो ओ पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ए सी का मध्य बिंदु कहलाएगा। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार जो बी डी है, ओ इनका मध्य बिंदु कहलाएगा क्योंकि ओ डी और बी डी बराबर है, तो मध्य बिंदु इसका भी कहलाएगा। तो x4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, ये भी क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। अगर आपने दोनों के मध्य बिंदु निकाले, यहाँ से भी ओ ही निकाला, यहाँ से भी ओ ही निकाला, दोनों के दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, समझ जाना ये समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए यहाँ पर इसीलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए। या फिर 4 में से कोई एक पॉइंट मिसिंग कर दे, मान लो x1 और y1 की वैल्यू में ना दे, बाकी इसकी दे दे, इसकी दे दे, इसकी दे दे, 3 की दे दे, 1 की मिसिंग कर दे, तो उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इनके मध्य बिंदु का होता है। ए से बी, ए सी का भी ओ ही मध्य बिंदु होगा, बी डी का भी ओ ही मध्य बिंदु होगा। सिद्ध करने के लिए बोले समांतर चतुर्भुज है, दोनों बराबर आने चाहिए। कोई बिंदु फाइंड करने के लिए बोले, बोलता है समांतर चतुर्भुज तो है बट ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करो, तो आप डायरेक्टली दोनों को बराबर रखेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमें ए बी सी डी 4 पॉइंट दे दिए और बोले सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने क्या किया, वही ए सी के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया, 3 माइनस का 1 क्योंकि माइनस का दे रखा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, कितना है 1 और 2। इसी तरीके से इनका भी -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, 5 में से गया 4, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2। दोनों का मध्य बिंदु क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है समत्रिभाजित। देखो इसका मतलब भी समझा देता हूँ मैं ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग में विभाजित करना। अगर कोई रेखाखंड है जिसको समान 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि जितना AP है उतना PQ है उतना BQ है, तीनों इससे अगर आपस में बराबर हो तो तीनों का जो रेशो होगा 1:1:1, और बोल देता है कि हमें PK और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमें 2 निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक बार के लिए हम Q को मान लेंगे, Q फिलहाल के लिए नहीं है, तो P बिंदु को मानेंगे। तो P के लेफ्ट में 1 ही है और P के राइट में 2 नंबर है, तो इसकी रेशो हो जाएगी 1:2। तो P बिंदु में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला था, विभाजन सूत्र था, उसका इस्तेमाल करके P बिंदु को हम ज्ञात कर लेंगे। अब विभाजन सूत्र वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, वही m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n, और यहाँ पे x2 x1 y2 y1। इस तरीके से P बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, विभाजन सूत्र का। वहीं पर अगर हमें Q बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल दे, तो Q के राइट में देखो कितने पॉइंट हैं, 1 और 2, 2 हैं, और लेफ्ट में 2 हैं और राइट में 1 है, तो रेशो बनेगी इसकी कितनी, 2:1। Q को निकालना हो तो Q के लिए भी सेम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो समत्रिभाजित वर्ड लिखा आ जाए तो समझ जाना कि 3 इससे और तीनों बराबर है,
बिंदु 2 बनेंगे, P इसको 1:2 की रेशो में डिवाइड करेगा, Q इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। और ये वाला फॉर्मूला लगा के आप दोनों को बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला। अब बात करते हैं समदूरस्थ की। ये भी वर्ड काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। कोई बिंदु P है जो A से उतनी ही दूरी पर है जितना B से है। इसके निर्देशांक मान लिए x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी इन दोनों के बीच की दूरी होगी। समदूरस्थ का मतलब तो ये होता है समान दूरी पर स्थित। P बिंदु A से उतनी ही समान दूरी पर है जितना B से है। तो PA और PB दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इनकी दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र का तो इस्तेमाल हो ही होगा। अब दूरी सूत्र का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आता है अंडर रूट। अंडर रूट में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, अंडर रूट ना आए इसीलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। अगर स्क्वायर लगाएंगे, जैसे कि मैंने स्क्वायर लगाया, तो इसके ऊपर से अंडर रूट नंबर जो था वो हट गया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अगर किसी नंबर पे अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, नॉर्मल। पहले स्क्वायर नहीं था तो अंडर रूट था, जैसे स्क्वायर लगा अंडर रूट गायब हो गया। तो जब कभी भी समदूरस्थ वाली कंडीशन हो तो आपको पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर को इक्वल कर देना है, और वहाँ से अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो फाइंड कर लेनी है। और सिद्ध करना है समान दूरी पर स्थित है तो दोनों को सॉल्व करना है, बराबर आ जाते दोनों वैल्यू तो सिद्ध हो जाएगा समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनका मतलब ये होता है। ये कीवर्ड है एक तरीके के जो आपको पता होने ज़रूरी है कि इनका मतलब होता क्या है। इसके बाद आता हमारा समकोण त्रिभुज। हमें सिद्ध करने के लिए बोल दे कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, सिद्ध करो समकोण त्रिभुज है। तो यानी कि 3 बिंदु हैं तो तीनों के निर्देशांक हमें गिवन होंगे यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपको पहले क्या करना होगा, ए बी की दूरी निकालनी होगी दूरी सूत्र से, बी सी की दूरी निकालनी होगी और ए सी की दूरी निकालनी होगी, और फिर पुट कर देना आपको पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। अगर ये रिलेशनशिप बैठ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा वो एक समकोण त्रिभुज है। पर ध्यान रहे 3 भुजाएं निकालोगे ना, तीनों में से सबसे बड़ी हमेशा कर्ण होगी, तो सबसे बड़ी को हमेशा लेफ्ट में रखना है और बाकी दोनों को आप जैसे मर्जी रख सकते हो। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो एक मैंने अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैंने ए सी को यहाँ पे कर्ण की जगह पे रखा है। बाकी बी सी और ए बी को आप जैसे मर्जी रख लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने 3 बिंदु ले लिए ए बी सी, ए के निर्देशांक बी के सी के। तो हमने यहाँ पे ए की पहले निर्देशांक याद करे, ए बी सी ए, पहले हमने ए बी निकाला। ठीक है, ए कितना है -2 3, बी कितना 8 3, तो x1 ये और y1 ये, x2 ये और y2 ये। तो 8 माइनस, देखो यहाँ पर 8 लिखा, फिर माइनस आएगा बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। y2 जो कि 3 है, फिर माइनस y1 कितना 3 है, 3 में से 3 गया 0, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 100 यूनिट कर दिया मैंने, इकाई कर दिया। बी सी निकालेंगे, बी ये रहा सी ये रहा, इस बार x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये। 6 माइनस 8 ऊपर स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 के 4। अब एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, बड़ा को ना माइनस का तो निशान माइनस का, -2 को -2 से किया 4, 4 को 4 से किया 16, √20 आ गया। फिर इसके बाद ए सी x1 y1 x2 y2, 6 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 6 माइनस पहले से फॉर्मूले के अंदर होता है और एक माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 माइनस में 3, 7 में से 3 गया 4, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16, 80 आया। तो देखो ज़रा यहाँ 100 है, 20 है और 80 है, तीनों में सबसे बड़ा कौन हमारा ए बी। तो ए बी को रखेंगे हम हाइपोटेन्यूज की जगह, यानी कि ए बी का स्क्वायर, बी सी और सी ए को जैसे मर्जी रख लो, √20 का स्क्वायर, √80 का स्क्वायर, स्क्वायर से नोट कट गया, स्क्वायर से नोट कट गया, 20 और 80 स्क्वायर से नोट कट गया। 100 इक्वल आ रहा है 20 + 80 के। अगर दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाती है तो उसे प्रूफ हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ए बी हमारी कौन है, हाइपोटेन्यूज है, हमें यहाँ से पता लग गया। तो ए बी को आपको यहीं रखना है हाइपोटेन्यूज की जगह पे। बाकी बचा कौन सा, सी पॉइंट हमारा यहाँ होगा। तो यानी कि तीनों पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करेंगे। क्लियर, इस तरीके से हम पता लगाते हैं कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन में बोल दे चेक करो कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से पता लग रहा है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आपको ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइडों की लेंथ निकाल लेनी है। कैसे, इस दूरी सूत्र द्वारा। निकलने के बाद अगर आपकी ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर आती है, या तो ये आ जाए, इससे प्रूव हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर ये आ जाए कि बी सी बराबर है ए सी के, ये दोनों बराबर आ जाए, या फिर ये आ जाए कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है। तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उससे सिद्ध हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, और इसी के साथ स्टूडेंट हमारे चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।